स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है? हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमें नीड क्या पड़ी पढ़ने की। पहले मैं एक बात बता दूं, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 है। ओके, तो इस वैल्यू ऑफ सप्लाई को पढ़ने की हमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या नीड पड़ी, ये देख लेते हैं। वैल्यू मीन्स कंसिडरेशन, वैल्यू मीन्स कंसिडरेशन। और ये कंसिडरेशन क्या होता है? हम तो भूल गए भाई, कंसिडरेशन क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था सप्लाई की डेफिनेशन में? सप्लाई की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट टू एलिमेंट, वन इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड सेकेंड वन इज कंसिडरेशन। उस कंसिडरेशन को एग्जैक्टली पता करने के लिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। कोई भी किसी भी गुड्स एंड सर्विस का कंसिडरेशन पता करने के लिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर हमें कंसिडरेशन एक बार पता चल जाए ना, तो हम जीएसटी तो आसानी से लगा ही देंगे। ओके, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कंसिडरेशन हमको पता करना है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या होता है, हमें एग्जैक्टली किस चीज़ का कंसिडरेशन पता करना है? गुड्स का या सर्विस का? दो चीज़ों का कंसिडरेशन पता करना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हमें किस चीज़ों का कंसिडरेशन पता करना है? दो चीज़ों का कंसिडरेशन पता करना है। ओके, तो कंसिडरेशन क्या होता है? अमाउंट। हमने क्या देखा? अमाउंट जो सप्लायर और रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट क्या करता है? सप्लायर को पे करता है। ओके, कंसिडरेशन क्या होता है? अमाउंट होता है जो रिसिपिएंट पे करता है। किसको? सप्लायर को पे करता है। ओके, वो होता है कंसिडरेशन। उस कंसिडरेशन को एक्चुअली में पता करने के लिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई किस में डिफाइन किया गया है? इसके प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हम क्या जानेंगे? किसी भी गुड्स की और किसी भी वैल्यू की क्या है? वैल्यू क्या है। ओके, चलो सेक्शन 15 पढ़ लेते हैं यहाँ पे। लेकिन सेक्शन 15 को पढ़ने से पहले मैं एक बार चैप्टर का पूरा स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ, ये चैप्टर किस तरीके से दिया गया है। ओके, तो इसमें सेक्शन किस तरीके से दिए हुए हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 15(1), जो हमें बताता है कि किसी भी गुड्स की और किसी भी सर्विस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, वैल्यू हमने निकाल ली। ओके, गुड, आपने वैल्यू निकाल ली, बहुत इजी है। सेक्शन 15 वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम सेक्शन 15(2) पढ़ेंगे। ओके, सेक्शन 15(2) किसकी बात करता है? इंक्लूजन्स की बात करना। इस वैल्यू के साथ हमें कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी? इंक्लूड करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? इंक्लूड करनी पड़ेंगी। सेक्शन 15(2) क्या बताता है? इंक्लूजन की बात करता है। लेकिन सेक्शन 15(3) इसके अपोजिट है। वो क्या करता है? एक्सक्लूजन की बात करता है। किसकी बात करता है? एक्सक्लूजन की। ओके, लेकिन सेक्शन 15(4) बिल्कुल ही अलग है। वो कहता है अगर आपकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही है, किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 15 के 1 के अकॉर्डिंग, तो एक ये रिज्यूडरी क्लॉज है। तो किसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालेंगे? रिज्यूडरी क्लॉज, जो कि क्या स्पेसिफाई कर, किसमें स्पेसिफाई किया गया है? सेक्शन 15(4) में। ओके, ये कहता है अगर सेक्शन 15(1) के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो रही है, तो आप रूल्स पर रेफर कर देता है। कहाँ रेफर कर देता है? ये रूल पर। आप कहाँ चले जाइए? रूल्स। रूल्स के अकॉर्डिंग आप निकालिए अपनी वैल्यू। ओके, फिर सेक्शन जो 15(5) है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ये बोला वैल्यू कौन डिटरमाइन करेगा? गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी किसी भी गुड्स की और किसी भी सर्विस की। ओके, एक बार हमने स्ट्रक्चर समझ लिया इस चैप्टर का, अब इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब हम इसको वेरी इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी इसमें सेक्शन 15(1). सेक्शन 15(1). ओके, सेक्शन 15(1) क्या कहता है?
सेक्शन 15(1) कहता है किसी भी गुड्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स में दो ही चीजें सप्लाई होती हैं, या तो गुड्स होगा वो, या वो सर्विस होगी, या वो दोनों भी हो सकते हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ एंड और ये दोनों चीजें ही सप्लाई होंगी। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कुछ भी सप्लाई नहीं होगा। उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। अब आप पूछिए कि ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है? जो प्राइस रिसिपिएंट ने सप्लायर को पे किया वो होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। कह सकते हैं जिस प्राइस पर रिसिपिएंट और सप्लायर के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, जिस वैल्यू पर सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ, उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। मींस प्राइस एक्चुअली पेड, या तो रिसिपिएंट ने जो एक्चुअल में प्राइस जो पे किया या फ्यूचर में पेबल करने वाला है, उसे बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन सेक्शन 15(1) कहता है हम उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी मानेंगे जब हमारे दो कंडीशन फुलफिल होंगी। तो सेक्शन 15(1) ने दो कंडीशन और स्पेसिफाई कर दी। कौन कौन सी 2 कंडीशन स्पेसिफाई की हैं सेक्शन 15(1) में, वो भी देख लेते हैं। ओके, सबसे पहली कंडीशन है प्राइस जो होना चाहिए वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। प्राइस क्या होना चाहिए? सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, और सप्लायर एंड रिसिपिएंट एक दूसरे क्या नहीं होने चाहिए? रिलेटेड नहीं होने चाहिए। भाई ऐसा क्यों बोला इसने? रिलेटेड होने नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए बोला इसने, जब आप मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है, ओके, मेरा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट का, ओके, मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने मुझसे ड्रेस मांगी, मैंने उससे चार्ज किया 1000 रुपीज़ कंसिडरेशन। लेकिन अगले दिन ही मेरी सिस्टर आई, उसने भी सेम ड्रेस मांगी, मैंने उससे चार्ज किए 700 रुपीज़, और मैंने कस्टमर से जो चार्ज किए थे वो 1000 रुपीज़ चार्ज किए थे उस ड्रेस के लिए, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर से कितने चार्ज किए? 700। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन माना जाएगा वो 1000 माना जाएगा। ओके, यहाँ पर सेक्शन 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 15(1) क्या नहीं होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी, कौन कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी? प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं होगा, सप्लाई और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होंगे। जब ये दो कंडीशन ब्रेक होती हैं तो ये हमें सेक्शन 115(1) कहाँ रेफर कर देता है? आप जाइए रूल्स के पास। कहाँ जाइए? रूल्स के पास जाइए, वहाँ से अपनी वैल्यू निकलवाइए। रूल्स कहाँ जाना पड़ेगा हमको बच्चों? रूल्स के पास जाना पड़ेगा। ओके, आपको समझ आ ही गया होगा गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू कैसे निकालते हैं एज पर सेक्शन 15(1) के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए आते हैं अब सेक्शन 15(2) पर। सेक्शन 15(2) मैंने क्या बताया था? इंक्लूजन्स की बात करता है। सेक्शन 15(2) किसकी बात करता है? इंक्लूजन की बात करता है। इसमें जो कौन कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी वैल्यू को निकालते समय। ओके, तो वो भी देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल आएगी। ओके, सेक्शन 15(2) सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। ये कहता है, क्या कहता है ये? कोई भी ड्यूटी, कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी चार्जेस, कोई भी सेस किसी भी एक्ट में लगे हों, किसी भी एक्ट में लगा हो। क्या क्या लगा हो? टैक्स, ड्यूटीज, चार्जेस एंड सेस, किसी भी एक्ट में लगा हो, लेकिन
वो किस में नहीं लगा होना चाहिए। इस 15(2)A में एक एक्सेप्शन दिया कि वो किस में नहीं लगा देना होना चाहिए, CGST एक्ट, किस में, CGST एक्ट, SGST एक्ट और UTGST एक्ट में नहीं लगा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी टैक्स उस गुड्स पर और उस सर्विस पर कोई भी टैक्स लगा हो, कोई भी टैक्स लगा हो, लेकिन चाहे वो कस्टम ड्यूटी लगी हो, चाहे वो वैट लगा हो, चाहे वो सर्विस टैक्स लगा हो, हम सब टैक्स को क्या मानेंगे, उस वैल्यू का पार्ट मानेंगे। लेकिन अगर उस गुड्स पर या सर्विस पर GST लग गया तो हम उसको वैल्यू का पार्ट नहीं मानेंगे। अगर लेट्स से क्वेश्चंस में, हमारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी GST लगा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सक्लूड करेंगे गुड्स और सर्विस में से, GST को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। फिर 15(2)A की क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद 15(2) की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद फिर GST लगाएंगे। ओके, CGST, SGST, UTGST और GST कंपनसेशन उसका वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा। ओके, 15(2)A किसकी बात कर रहा है, टैक्स की बात कर रहा है, जो वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाता जब हम किसी भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, वो वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा। ओके, अब आते हैं 15(2)B। 15(2)B को बताने से पहले मैं बताती हूँ एक बात। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 15(2)B को समझाने से पहले मान लीजिए मैं अपनी शादी, अपने फ्रेंड की शादी ऑर्गेनाइज करा रही हूँ एक ऑर्गेनाइजर से। ओके, उसने सारा अरेंजमेंट कर लिया ऑर्गेनाइजर ने, लेकिन उसको क्या मिला, आइसक्रीम पार्लर वाला नहीं मिला। ओके, तो मैंने उसके बिहाफ पर क्या किया, उस आइसक्रीम पार्लर वाले का अरेंजमेंट कर दिया। किसके बिहाफ पर, कॉन्ट्रैक्टर जो मैरिज ऑर्गेनाइजर था उसके बिहाफ पर मैंने क्या किया, एक आइसक्रीम पार्लर वाले का अरेंजमेंट कर लिया। तो जो मैंने, सप्लायर कौन था, जो मैरिज ऑर्गेनाइजर है वो सप्लायर था। रिसिपिएंट कौन है यहाँ पर, मैं अपने फ्रेंड की शादी ऑर्गेनाइज करा रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, रिसिपिएंट। लेकिन मैंने सप्लायर के बिहाफ पर किसको पेमेंट किया था, आइसक्रीम पार्लर वाले को। जब मैं, लाइबिलिटी किसकी होती है, सप्लायर की लाइबिलिटी होती है, लेकिन पेमेंट कौन करता है, रिसिपिएंट करता है। किसके बिहाफ पर करता है, सप्लायर के बिहाफ पर करता है, तो वो वैल्यू का पार्ट माना जाता है। ऐसा मानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, ऐसा माना गया है, ऐसा प्रोविजंस है, लाइबिलिटी अगर सप्लायर की है और उसका पेमेंट अगर रिसिपिएंट ने कर दिया है तो वो क्या माना जाएगा, सप्लायर की वैल्यू मानी जाएगी, उसे हम वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। ओके, 15(2)B में यही बात समझाई गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। मेरा क्या है, शूज़ का काम है, लेकिन उसने मुझसे बोला, शूज़ कीपर ने मुझसे ये बोला, आप शूज़ तो ले जाइए लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, अभी लेसेस नहीं है ब्लैक कलर के। तो एक काम कीजिए, मेरे फ्रेंड की शॉप है, आप वहाँ से लेसेस ले लीजिए। ओके, सप्लायर ने क्या बोला, शूज़ कीपर ने क्या बोला, आप क्या करिए, वहाँ से जाकर आप क्या ले लीजिए, शूज़ के लेसेस ले लीजिए। तो वहाँ पर रिसिपिएंट ने जाकर वहाँ पेमेंट किया, तो सप्लायर के बिहाफ पर पेमेंट किया। जो सप्लायर के बिहाफ पर जो उसने पेमेंट किया कस्टमर ने, वो क्या माना जाएगा, वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। ओके, 15(2)B यही कहता है, एनी लाइबिलिटी किसकी होती है, सप्लायर की होती है। कोई भी लाइबिलिटी किसकी होती है, सप्लायर की होती है, लेकिन वो कौन बियर अप करता है, रिसिपिएंट बियर अप करता है, तो वो वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। एज पर सेक्शन 15(2)B वो वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। ओके, उसे कौन इंकर्ड करता है, रिसिपिएंट इंकर्ड करता है। लाइबिलिटी किसकी थी, सप्लायर की लाइबिलिटी थी। ओके, कोई भी अमाउंट पे करने की लाइबिलिटी सप्लायर की थी, लेकिन इंकर्ड रिसिपिएंट ने कर ली, उससे इस वैल्यू का पार्ट मानेंगे। अब हमने ये इंक्लूड कर लिया, टैक्सेस इंक्लूड कर लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू में, अब ये इंक्लूड कर लिए। अब मैंने कहा कि जब भी मैं अपना माल परचेज करती हूँ, अपना गुड्स परचेज करती हूँ, तो क्या होता है, कमीशंस भी लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है पैकिंग चार्जेस भी होते हैं उसमें, कभी कभी मैं स्पेशल पैकिंग कराती हूँ जिससे मेरा गुड्स को क्या हो, बाद में क्या नहीं हो जाए, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए रास्ते में, क्योंकि वो क्या था, ग्लास आइटम था,
या बैंगल्स आइटम थे तो वो क्या नहीं हो जाए, रास्ते में डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, तो मैं उसकी स्पेशल पैकिंग कराती हूँ। जब मैं स्पेशल पैकिंग कराती हूँ उन गुड्स की, तो वो क्या वैल्यू का पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेट्स से मैंने कहा कि ये मशीनरी मैं बाहर से इंपोर्ट तो करा रही हूँ, ठीक है, वो तो वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी। अब मैं उसको गुड्स IGST भी पे करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, इंस्पेक्शन कराया, अपनी क्या क्या कराया, इंस्पेक्शन कराया उस मशीनरी का। अब मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिया, टेस्टिंग चार्जेस भी दिया, मैंने पर्सनल को, जो मेरे डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स थे उनको भी मैंने सिखाने के लिए ट्रेनिंग चार्जेस दिए, वेटमेंट चार्जेस दिया। ये बहुत सारे चार्जेस ऐसे होते हैं किसी भी गुड्स को अपने फैक्ट्री में क्या करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, सब इंकर्ड किए जाते हैं सप्लायर के द्वारा। कि अब ये चार्जेस भी वैल्यू का पार्ट माने जाएंगे। इन्हें हम चार्जेस का 15(2)(c) ने ये बोला, ये चार्जेस को हम एक नाम देते हैं, वो नाम है 15(2)(c) ने उसको नाम दे दिया, वो नाम है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कोई भी चार्जेस इंकर्ड किया जाना, ठीक है, कोई भी चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी चार्जेस सप्लायर क्या करेगा, इंकर्ड करेगा। मतलब कोई भी खर्चा अगर सप्लायर करता है, लेकिन वो खर्चा कब होना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होना चाहिए। या तो पहले या डिलीवरी करते समय होना चाहिए, या तो पहले होना चाहिए या डिलीवरी करते समय होना चाहिए। उसके लिए 2 टाइम पीरियड दिया इन्होंने, बोला या तो आप बिफोर कर लो, सप्लायर ने 2 खर्चे किए, या तो वो बिफोर किया या एट द टाइम ऑफ सप्लाई किया, या बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई किया, तो वो क्या माना जाएगा, वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। ओके, कोई भी खर्चे, कोई भी एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो क्या माना जाएगा, वो वैल्यू सप्लाई की गुड्स और सर्विस की वैल्यू में ऐड किया जाएगा। गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा वो चार्जेस। ओके, अब नेक्स्ट ये कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, जैसे मेरा बिजनेस है, लेट करते हैं कि मेरा बिजनेस है बैंगल का। अब मुझे यहाँ से अपनी बैंगल भेजनी है राजस्थान, तो मुझसे सप्लायर रिसिपिएंट का कॉल आता है कि आप एक काम करिए, बैंगल को रास्ते में डिस्ट्रॉय ना हो जाए, आप इसके लिए क्या करिए, एक स्पेशल पैकिंग करा दीजिए। तो जो पैकिंग चार्जेस है वो क्या वैल्यू का पार्ट बनेगा, यस बनेगा। कोई भी खर्चा, वो पैकिंग कब हुई थी, बिफोर, पहले हुई थी, सप्लाई करने से पहले जो खर्चा किया सप्लायर ने, वो क्या माना जाएगा, वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। लेट से मैंने वो बैंगल जो मंगाई थी ना, मैं डायरेक्टली सप्लायर को कांटेक्ट नहीं किया, मैंने एजेंट से बोला कि आप मेरे को ना बैंगल मंगवा दीजिए ये वाले डिज़ाइन की। तो जो कमीशन का चार्जेस है वो वैल्यू का पार्ट होगा, यस होगा। लेकिन मैंने उससे बोला नहीं, बैंगल को मंगाने से पहले ना मैं उनको ना, पहले मैं जाऊँगा सप्लायर के प्लेस ऑफ बिजनेस पर, वहाँ जाके मैं पहले इंस्पेक्शन करूँगा कि बैंगल कैसी है, इंस्पेक्ट करूँगा कि वो बैंगल पे जो मटेरियल लगाया है वो अच्छा है या नहीं है। तो मैं इंस्पेक्शन चार्जेस क्या इंक्लूड होंगे, वैल्यू में, यस होंगे। अब मैं कहती हूँ कि ना मेरे को ना बैंगल्स का सबसे पहले वेट देखना है कि जो कोरियर से आएंगी बैंगल्स कोरियर से आएंगी तो उनका एग्जैक्टली वेट क्या होगा, वेट को मुझे एग्जैक्टली पता करना है। तो मैंने क्या किया, सारे के सारे पार्सल को वेट कराया, सारे पार्सल क्या हुए यहाँ पे, वेट हुए। तो ये वेटमेंट चार्जेस भी वैल्यू का पार्ट होगा, यस वेटमेंट चार्जेस भी वैल्यू का पार्ट होगा। अब वेटमेंट तो हो गई, अब मैंने बोला कि सप्लायर कहता है अब मेरे को लोडिंग भी करानी है। रिसिपिएंट तो चला गया उसके यहाँ से, रिसिपिएंट तो क्या हुआ, चला गया, लेकिन क्या हुआ, सप्लायर को अब उसको भेजना है, उसकी लोडिंग करानी है, क्या वो लोडिंग चार्जेस भी वैल्यू का पार्ट होगा, यस लोडिंग चार्जेस भी क्या होगा, वैल्यू का। अब बैंगल तो लोड हो गई, ठीक है, बैंगल तो लोड हो गई, अब अनलोडिंग चार्जेस भी वैल्यू का पार्ट होगा, यस। जितने भी चार्जेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई तक होंगे वो सब वैल्यू का पार्ट माने जाएंगे, वो सब क्या माने जाएंगे, वैल्यू का पार्ट माने जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं 15, अब आते हैं नेक्स्ट 15(2)(d). 15(2)(d) सेक्शन कौन सा है, 15
और डी। ओके उसी एग्जाम्पल को मैं कैरी ऑन कर रही हूँ। लेट्स से उसमें क्या हुआ था, लोडिंग भी हो गया था, गुड्स अनलोडिंग भी हो गया था, लेकिन तभी रिसिपिएंट का फ़ोन, तभी सप्लायर का कॉल आता है उसके पास, रिसिपिएंट के पास, उससे कहता है कि आप एक काम करिए, मेरे को ना इस गुड्स की का जो पेमेंट है, जो कंसिडरेशन है ना, वो आप मेरे को विद इन अ मंथ दे दीजिए। ओके अगर आपने विद इन अ मंथ मुझको नहीं दिया तो आपको सब क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा या लेट फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, जो इंटरेस्ट और लेट फीस कब देनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल बैंगल्स में लोडिंग हो गई, अनलोडिंग हो गई, तभी फ़ोन आता है कि आप मेरे को 1 महीने में पेमेंट कर दीजिए। अगर आपने नहीं दिया तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लेट फीस देनी पड़ेगी। वही बताता है सेक्शन 15(2)(d। कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी लेट फीस होती है, हमारे गुड लेट फीस होती है किसके लिए, फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। किसके लिए, फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए वो क्या माना जाएगा, वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। ओके वो वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। ठीक है 15(2)(e), 15(2)(d बहुत सिंपल, बस इंटरेस्ट और लेट फीस क्या माना जाएगा, वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। अगर वो डिले करता है, लेट्स से 1% इंटरेस्ट थी तो वो वैल्यू के पार्ट में हम इंक्लूड कर देंगे। ओके नेक्स्ट आते हैं 15(2)(e। 15(2)(e क्या कहता है, 15(2)(e को भी हम देख लेते हैं एक बार। 15(2)(e क्या कहता है, सब्सिडीज की बात करता है। किसकी बात करता है, सब्सिडी की। जैसे कि मेरा सप्लायर का बिजनेस किसका था, बैंगल का बिजनेस था। सप्लायर का बिजनेस किसका था, बैंगल का बिजनेस था। लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं आपको क्या करता हूँ, सब्सिडी देता हूँ, आप मशीनरी लगा लीजिए और अपना काम क्या करिए, बैंगल्स को एक्सपोर्ट करिए बैंगल्स को, आप मशीनरी लगा लीजिए, मैं आपको ना मशीनरी के लिए सब्सिडी देता हूँ। तो ये सब्सिडी जो दी गवर्नमेंट ने, अब ये वैल्यू का पार्ट मानी जाए या नहीं मानी जाए, बात क्वेश्चन इस चीज़ का है। सब्सिडी वैल्यू का पार्ट मानी जाएगी, कब मानी जाएगी, जब ये सब्सिडी जो मिलेगी हमको अगर अदर देन गवर्नमेंट मिलती है, अदर देन गवर्नमेंट मिलती है। जो सब्सिडी मुझे दी वो गवर्नमेंट ने नहीं दी, वो सब्सिडी मेरे को किसने दी, एनजीओस ने दी। लेट्स सी एनजीओस ने मुझे क्या दिया, सब्सिडी दी। एनजीओ मेरे पास आई, आप एक काम करिए, जितनी भी लेडीज हैं आप उनको क्या करिए, बैंगल ट्रांसफ़र करिए। ठीक है लेट्स से करवा चौथ पे आप क्या करिए, मैं आपको इसके लिए मशीन ला कर देती हूँ। ओके मशीन ला के किसने दी, एनजीओ ने। सब्सिडी किसने दी, एनजीओ ने। क्या एनजीओ कोई गवर्नमेंट थी, नहीं, ये तो केवल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। जब अदर देन गवर्नमेंट हमको सब्सिडी मिलेगी तो वो वैल्यू का पार्ट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, अगर गवर्नमेंट से मिलेगी तो वो वैल्यू का पार्ट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। जब गवर्नमेंट से हमको सब्सिडी मिलती है तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं मानी जाती, वो वैल्यू का पार्ट नहीं मानी जाती। और हमें अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है तो वो वैल्यू का पार्ट मानी जाती है। ओके सब्सिडी का इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें ये देखना है, बस हमें क्वेश्चंस में जाकर ये चेक करना है कि वो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है, क्या वहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, या सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट दी है, या किसी और, या बैंक ने दी, या किसी बड़ी इंडस्ट्री ने उसे सब्सिडी दी, तो वो क्या मानी जाएगी, वैल्यू का पार्ट मानी जाएगी। ओके अदर देन गवर्नमेंट मिलेगी तो वैल्यू का पार्ट मानी जाएगी, अगर गवर्नमेंट देगी तो वैल्यू का पार्ट नहीं मानी जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15(3). अब आते हैं 15(3) पर। में दिया गया है 15(3) बात करता है एक्सक्लूजन की, कौन कौन सी चीज़ें उसमें एक्सक्लूड हैं। ठीक है हम जब भी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों को हम एक्सक्लूड करेंगे, 15(3) उसी की बात करता है। ओके तो उसमें एक चीज़ दे रखी है ओनली, डिस्काउंट। जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो हम इसमें डिस्काउंट को हम हमेशा क्या कर देंगे, हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है डिडक्ट कर देंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे। ओके तो डिस्काउंट कब कब दे सकते हैं हम, डिस्काउंट ऐसा होता है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, मैं एक शॉप पर जाती हूँ टॉवल लेने, मैं क्या करने जाती हूँ, टॉवल लेने जाती हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी भी शॉप पर एंटर करती हूँ ना तो उससे पहले ही मैं पूछ लेती हूँ, भैया आपके यहाँ कोई टॉवल पर कोई डिस्काउंट है क्या। ठीक है
ठीक है। तो लेकिन अब मैंने दूसरे वाले केस में क्या किया, मैं टॉवल लेने गई लेकिन मैंने उससे नहीं पूछा भैया आपके यहाँ डिस्काउंट है क्या। मैंने टॉवल ले लिया, लेट्स से मैंने टॉवल ले लिया, मैंने 100 टॉवल ले लिए और पर पीस जो थे टॉवल के वो 15 रुपीज़ थे। ओके, लेकिन जब वो टॉवल को पैकिंग कर रहा था ना, जब सप्लायर पैकिंग कर रहा था टॉवल की 100 पीसेस की पैकिंग कर रहा था, तो उसने बोला बहन जी इस पर तो डिस्काउंट है, पर टॉवल मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। जब उसने पहले, जब मैंने अब जाते समय उससे पूछा था, तो उसे बोलते हैं बिफोर द सप्लाई, बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। मैंने जैसे एंट्री ली ना वैसे ही पूछ लिया उससे, तो बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई मैंने उससे पूछ लिया भैया कोई डिस्काउंट है क्या आपके यहाँ टॉवल पर। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ था, मैंने उससे पूछा नहीं था कि भैया आपके यहाँ डिस्काउंट है क्या टॉवल पर, लेकिन जब वो पैकिंग कर रहा था, सप्लाई दे रहा था, क्या कर रहा था, सप्लाई दे रहा था टॉवल की, तब उसने मुझे बताया बहन जी हमारे यहाँ तो टॉवल पर 10% डिस्काउंट है। ओके, अगर बिफोर द, वो हो गया एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई करते समय उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ क्या है, टॉवल पर तो डिस्काउंट है। लेकिन थर्ड में डिस्काउंट 3 तरीके से दिया जाता है, बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई। अब आफ्टर का तो नहीं समझ आ रहा, बिफोर समझ आ गया, एट द टाइम समझ में आ गया, अब आफ्टर तो मैं लेकर चली गई, अब वो कब देगा मुझे डिस्काउंट, वो भी तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो कब देगा डिस्काउंट, वो होता है आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई हो गई, कस्टमर चला गया, अब ना कस्टमर उसको जानता है सप्लायर को, ना सप्लायर कस्टमर को जानता है, उसने इनवॉइस रेज कर दिया, वो चला गया। अब आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिस्काउंट देगा, मुझे ये बात समझ नहीं आई, है ना। तो बच्चों चलो सीखते हैं, पहले हम 2 केसेस देखते हैं 15.3 में, 15.3 के 2 केसेस को देखते हैं, बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं होगा, लेकिन हमें उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला, सप्लाई जो डिस्काउंट है वो बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई दे दो या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे दो, पहली कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो उसने डिस्काउंट दिया वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसने क्या किया, मुझे इनवॉइस रेज कर दिया। ओके, उसने क्या किया, मुझको इनवॉइस रेज किया, 50 टॉवल पर का चार्ज लगा दिया, 50 इंटू 100 टॉवल का पर ₹50। ठीक है, तो कितना हुआ, 5000 रुपीज़ उसने लगा दिया। तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इनवॉइस में कि मैंने इसको क्या किया, ये हमारे यहाँ कस्टमर आए थे और मैंने इसको डिस्काउंट दिया, तो ये इनवॉइस रेज हुआ। इनवॉइस रेज होने के बाद यहाँ पे ये लिख दिया 50 टॉवल, सॉरी 100 टॉवल, चार्जेस कितने से, 50 रुपीज़ से, तो ये कितना हुआ, 5000 हुआ। लेकिन मैंने उनको क्या दिया, डिस्काउंट भी दिया है साथ में 10% का, 5000 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हुआ, 500 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। तो ये डिस्काउंट उसको इनवॉइस में क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, तो ही ये डिस्काउंट वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। लेट्स से अगर वो डिस्काउंट को मेंशन नहीं करता है इनवॉइस में, तो वो वैल्यू का पार्ट माना जाएगा और उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो बिफोर और एट द टाइम तो हमें समझ में आ गया। अब ये आफ्टर द सप्लाई, आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं समझ आया, ये क्या है, चलो उसको भी देख लेते हैं। लेट्स से मेरा टॉवल का बिजनेस है। ओके, मेरा टॉवल का बिजनेस है, मेरे यहाँ क्या आया, एजेंट आया कि ना आप एक काम करिए, मेरी टॉवल को सेल आउट करिए और स्टेट्स में भी। ठीक है, मैं अपने बिजनेस को बढ़ानी चाहती हूँ, तो मेरे टॉवल्स को क्या किए और स्टेट्स में भी सेल आउट कीजिए, तो मैं आपको क्या करूँगा, कमीशन दूंगा। तो ए ने बी से बोला कि आप मेरे टॉवल को क्या कीजिए, सेल आउट कीजिए। ओके ओके, तो यहाँ पे जो टॉवल ए बी को सेल आउट कर रहा है, तो उसके कमीशन चार्ज करेगा। बी कौन है यहाँ पे, एजेंट है। बी कौन है, एजेंट है। तो यहाँ पे क्या चार्ज कर रहा है, वो क्या चार्ज कर रहा है, कमीशन चार्ज कर रहा है। लेकिन उसने एक कंडीशन और रख दी सप्लायर ने बोला अगर आप मेरे पर ईयर आप मेरे 1000 पीस ऑफ टॉवल सेल आउट करते हो, तो मैं एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट दूंगा 20%। इसे बोलते हैं आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई। आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर उसने एजेंट ने उसके पीसेस को 1000 पर ईयर सेल आउट किया ना, तो सप्लायर उसको क्या देगा, 20% डिस्काउंट देगा, 20% डिस्काउंट होगा। उसे बोलते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट या पीरियडिक डिस्काउंट। ओके, तो जो देगा सप्लायर वो वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ये तो अब
इनवॉइस में भी नहीं पता चला, ये तो इनवॉइस में भी नहीं लिखा, तो अब इसमें तो ये वाली कंडीशन फुलफिल भी नहीं हुई कि इनवॉइस में मेंशन भी नहीं हुआ, तो इसमें ये कंडीशन फुलफिल करने की नीड नहीं है आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई में। इसमें केवल आपको 2 कंडीशन लिखनी है। पहला, एग्रीमेंट में स्पेसिफाई होना चाहिए, जब ए और बी एंटर किए थे एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए, और एग्रीमेंट जो होना चाहिए एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए, बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट जब ए ने बी से बोला ना कि मैं आपको आप 1000 पीसेस ऑफ टॉवल मेरी सेल आउट कर दोगे ना तो मैं आपको 20% दूंगा, तो ये सब एग्रीमेंट में सप्लाई होने से पहले एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। दूसरा, जब इसने ये सेल आउट कर देगा 1000 पीस ऑफ टॉवल, ओके, तो यहाँ पर क्या इनवॉइस सप्लायर क्या इश्यू कर देगा, क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। सप्लायर क्या इश्यू करेगा, क्रेडिट नोट इश्यू कर देगा। किसको, एजेंट को या रिसिपिएंट को। हो सकता है यहाँ पे एजेंट ना भी हो, कोई और हो, ओके, कोई और हो, लेट्स से कोई भी कस्टमर हो, उसका होलसेल कस्टमर होते हैं, ओके, बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो बहुत लंबा सेल करते हैं, होलसेल्स में लेके जाते हैं, ओके, तो उनको भी हम क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ओके, वो हो सकता है। तो यहाँ पर जो आईटीसी होगा, सप्लायर ने क्या इश्यू किया, क्रेडिट नोट इश्यू किया, फिर रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, उस क्रेडिट उससे रिलेटेड आईटीसी जो होगा वो रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स का मतलब पेड करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट आईटीसी। जितने अमाउंट का डिस्काउंट था ना, उसी से रिलेटेड जो आईटीसी है वो रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया। जैसे एक और फर्दर एग्जांपल लेते हैं आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई का। आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे परफॉर्मेंस डिस्काउंट। परफॉर्मेंस डिस्काउंट क्या होता है, आज कोई एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में वर्क करता है, किसी भी कंपनी में वर्क करता है तो कंपनी में एक स्कीम चलती है, अगर आपने कंपनी के इतने कस्टमर बना दिए ना तो मैं आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट दूंगा, लेट्स से 30%। ठीक है, जैसे कि आपने चेन में इतने सारे कस्टमर बना दिए ना तो मैं आपको 30% डिस्काउंट दूंगा। तो वो कंपनी देती है किसको, अपने एम्प्लॉय को देती है डिस्काउंट, उसे कहते हैं हम परफॉर्मेंस डिस्काउंट। वो दिया जाता है ईयर एंडेड पे परफॉर्मेंस डिस्काउंट दिया जाता है, वो भी हम वैल्यू में से लेस कर देंगे। लेकिन उसके लिए भी 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, वही जो एग्रीमेंट में पहले लिखा होना चाहिए। सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, रिसिपिएंट फटाफट से क्या करेगा, आईटीसी को रिवर्स कर देगा, जो क्रेडिट जितना अमाउंट डिस्काउंट से लिंक है, जितना अमाउंट डिस्काउंट से प्रपोर्शनेट करके आईटीसी को फटाफट से क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ओके, 15(3) हमारा हो गया है। अगर आपका कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे डिस्काउंट के बारे में कमेंट करके पूछिए, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। अब आते हैं 15(4) पर। 15(4) में क्या था, वो तो रेजिडुअरी क्लॉज था। 15(4) क्या था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। रेजिडुअरी क्लॉज क्या था, 15(4) में हमें क्या करना है, जब हमारी वैल्यू 15(1) के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं होगी तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, रूल्स में जाना पड़ेगा। रेजिडुअरी क्लॉज कहता है आपको जाइए रूल्स में, जाइए वहाँ जाकर अपनी वैल्यू को डिटरमाइन करवाइए, वहाँ से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करिए। अगर 15(4) के अकॉर्डिंग रूल्स भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं वैल्यू, तो ये मैटर जाता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल क्या डिटरमाइन करती है, वैल्यू डिटरमाइन करती है गुड्स की और सर्विस की। ओके, तो ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ सेक्शन 15। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रूल्स के बारे में। ओके, रूल्स, अब वैल्यू हम रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे निकालें। जब हमारी 2 कंडीशन ब्रेकआउट हो जाती है तो हम कहाँ जाते हैं, रूल्स पे जाते हैं। 2 कंडीशन प्राइस, सोल कंसिडरेशन और सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होती तो हम रूल्स पे जाते हैं। हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।